से YouTube चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम जो हमने कल लास्ट का वीडियो था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने भौतिक गुण पढ़े थे एल्किल हैलाइड के। कल के वीडियो में हमने भौतिक गुण एल्किल हैलाइड के पढ़े थे। आज हम उससे आगे रासायनिक गुण पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। अगर दोस्तों आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों चालू करते हैं। अपना आज का बिंदु है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। मैं यूं कहूं कि एल्किल हैलाइड की के रासायनिक गुण एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण पढ़ेंगे आज। रासायनिक गुणों में हमें बात ये करनी है दोस्तों कि एल्किल हैलाइड कौन कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। देखो सामान्य रूप से एल्किल हैलाइड है वो 4 प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, जिसमें पहली अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों पहली अभिक्रिया का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में दूसरी अभिक्रिया अपने पास एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। इसके बाद में तीसरी रिएक्शन है धातुओं के साथ, रिएक्शन विथ मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और 4 नंबर की जो रिएक्शन है वो है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो इसमें आप लोग ध्यान देना बेटा कि अपने पास 4 एल्किल हैलाइड है वो 4 प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। उनमें पहली है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी है विलोपन अभिक्रिया, तीसरी है धातुओं के साथ अभिक्रिया और चौथी है अपचयन अभिक्रिया। तो देखो इसमें 4 अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया हमने पढ़ी है। पहली अभिक्रिया का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आज हम इसके बारे में वर्णन करेंगे, इसके बारे में अपने को समझने का प्रयास करना है। अभिक्रिया का नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो नाम से पता चल रहा है नाभिक, अपने को पता है किसी भी परमाणु का नाभिक है उस पर प्लस चार्ज होता है। प्लस से अटैक कौन करेगा, प्लस से स्नेह कौन करेगा, स्नेह का मतलब उसकी तरफ आकर्षित होना। तो ना प्लस से आकर्षित कौन होगा, ऋणात्मक होगा। तो जो भी ऋणात्मक समूह है जिन पर माइनस चार्ज होता है, जिन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो सारे नाभिक स्नेही अभिकर्मक का कार्य करते हैं या नाभिक स्नेही समूह का कार्य करते हैं। अब देखो अपने को ये देखना है कि अभिक्रिया किसे कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी या किस प्रकार से अभिक्रिया प्रदर्शित होगी। तो दोस्तों अपने को देखना है, सामान्य रूप से हमें पता है एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड की सामान्य स्ट्रक्चर इस प्रकार से, इसमें ये जो बंध है कार्बन और हैलोजन के मध्य का बंध है, इसकी प्रकृति ध्रुवीय है। इसकी प्रकृति कैसी है बेटा, ध्रुवीय प्रकृति है दोस्तों। इसकी ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण अपने को पता है इस बंध के जो बंधित इलेक्ट्रॉन है, इस सहसंयोजी बंध के बंधित इलेक्ट्रॉन है वो किधर होंगे, हैलोजन की तरफ स्थानांतरित हो जाएंगे। और हैलोजन की तरफ स्थानांतरित होने से यानी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाएगा हैलोजन की तरफ, क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में ज्यादा है। अब इसकी तरफ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया, इसलिए इस पर क्या जाएगा, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और इस पर आ जाएगा आंशिक धनावेश आ जाएगा। या मैं ऐसा कहूं इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा और इस पर क्या जाएगा, ऋणात्मक आवेश। तो इसमें जो कार्बन है वो क्या है, नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करता है।
कार्बन किसका कार्य करता है? नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करता है। यानी जो भी नाभिक स्नेही समूह है वो सीधे कहां पर जुड़ेंगे? कार्बन पर जुड़ेंगे। कार्बन पे प्लस आ गए, इसमें आसानी से माइनस वाले जो नाभिक स्नेही समूह है वो आकर जुड़ जाएंगे। अब नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य किसने कर लिया? कार्बन का कर लिया। अब देखो इस नाभिक स्नेही केंद्र से नाभिक स्नेही समूह है जुड़ेंगे तो क्या होगा? हैलोजन का प्रतिस्थापन होगा। या मैं ऐसा करूं, हैलोजन से प्रबल या प्रभावी नाभिक स्नेही समूह है, इससे जुड़कर इसे हैलोजन का प्रतिस्थापन कर दे तो ऐसी अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। या मैं ऐसा कह दूं कि दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन अगर प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा होता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। दोस्तों समझ में आया? दोबारा ध्यान दें, ये कार्बन क्या है? नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि अपने को पता है कार्बन और हैलोजन के मध्य का जो बंध है वो दूरी प्रकृति का है। कारण हैलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है और कार्बन की विद्युत ऋणता क्या है? कम है। तो इसलिए क्या है? बंध के इलेक्ट्रॉन, जो बंधित इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे? हैलोजन की तरफ स्थानांतरित हो जाते हैं और कार्बन पर क्या जाता है? आंशिक प्लस चार्ज आ जाता है। इसलिए तो अपने पास क्या है? नाभिक स्नेही का कार्य करेगा। अब देखो सामान्य रूप से जो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती है। नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की। पहली अभिक्रिया है एका अणुक या एक अणुक, यूनिमोलिकुलर, या तो बोल दो एक अणुक या एका अणुक, यानी इसको जोड़ देंगे तो एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लिखेंगे SN1। और दूसरी अपने पास है द्विअणुक डाइमोलिकुलर या बाइमोलिकुलर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलेंगे SN2। दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होते हैं। एक तो होता है एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी होती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो सबसे पहले हम SN1 अभिक्रिया की बात करेंगे, उसके बाद में SN2 की बात करेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, कभी दोनों में अंतर आ जाते हैं, कभी क्रम पूछ लेता है, कभी क्रियाविधि पूछ लेता है। इसलिए इंपोर्टेंट रिएक्शन है दोनों की दोनों। तो देखो इन दोनों के बारे में चर्चा करें इससे पहले हम सबसे पहले अभिक्रिया पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एका अणुक अभिक्रिया या हम कहें SN1 अभिक्रिया। कौन से अभिक्रिया पढ़ेंगे? पहले SN1। SN1 का पूरा नाम क्या है? 1 का हो गया यूनिमोलिकुलर, S का हो गया सबस्टेशन और N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टेशन रिएक्शन। ये अपने पास इसका पूरा नाम हो जाता है। तो देखो सबसे पहले बात करें, इस SN1 पर ऊपर क्या लगा हुआ है? एक लगा हुआ है। ऊपर कितने लगे हुए हैं? एक। तो सीधी सी बात है कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं की कोटि, इस प्रकार की अभिक्रियाओं की कोटि एक होती है। अपने को ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये देखना ऊपर कितने लिखे हुए हैं, एक लिखा है, इसका तात्पर्य हो गया इस प्रकार की अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? एक। कोटि का अभिप्राय अभिक्रियाओं में जो अभिक्रियाओं में उपस्थित अभिकारक हैं उनकी सांद्रता में परिवर्तन है, वो केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है, बाकी दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य हम दोबारा समझ लें इसको कि SN1 अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? एक होती है। दूसरी बात हम याद रखेंगे कि SN1 अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया है, इस प्रकार की अभिक्रिया या अभिक्रियाएं दो पदों में संपन्न होते हैं। दो पदों में संपन्न होती है।
कितने पदों में संपन्न होते हैं दोस्तों, अपने को याद रखना है कितने पदों में, 2 पदों में संपन्न होती है। अब किस प्रकार से 2 पद कौन कौन सी, इसमें पहला पद जो फर्स्ट पद है उसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड है, उससे कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तो पहला पद है, जैसे मैं ऐसा कर दूं, मेरे पास है ये एल्किल हैलाइड है, इस पर आपको क्या करना है, पहले पद जो क्या है सलो स्टेप है, सलो है, मंद पद है, इससे क्या होगा, हैलोजन यानी इस बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण ये क्या हो जाएगा, हैलोजन तो अलग हो जाएगा और R पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जो क्या है कार्बो केटाइन का निर्माण कर देता है। इसका निर्माण करता है कार्बोकेटाइन, यानी प्लस चार्ज है, धनात्मक चार्ज है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। तो ये तो पहला पद है, स्टेप फर्स्ट है। पद प्रथम में तो क्या होता है, एल्किल हैलाइड से किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। दूसरा पद जो क्या है, फास्ट पद है, जो बना हुआ कार्बोकेटाइन है, इस पर किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल का योग होता है। दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसका योग करेगा इस पर। अब योग किस प्रकार से करें, कौन सी दिशाओं में करें, तो ध्यान रहे न्यूक्लियोफाइल है वो जो नाभिक स्नेही केंद्र है उसके दोनों तरफ से योग कर सकता है, सामने से भी योग कर सकता है और पीछे से भी योग कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि अपने पास क्या मिलेगा, RNU, यानी ये कौन सा हो गया, तीसरा पद है या फर्स्ट पद है। ये क्या हो गया, NU तो क्या हो गया, नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही या जो नाभिक स्नेही समूह है, ये तो नाभिक स्नेही समूह है, नाभिक स्नेही समूह है, और ये अपने पास क्या है, एल्किल समूह। तो कितने पद हो गए, 2 पद हो गए, ये तो पद नंबर फर्स्ट और ये पद नंबर सेकंड। दोबारा समझ लें, पहले पद में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, बंध है, उसका निष्मांश विदलन होता है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, जिससे क्या होता है कि अपने पास कार्बोकेटाइन और हैलाइड आयन का निर्माण होता है। अब कार्बोकेटाइन पर योग किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का योग होगा। न्यूक्लियोफाइल का योग है वो कार्बोकेटाइन का जो मेन नाभिक स्नेही केंद्र है उसके दोनों तरफ से, आगे व पीछे दोनों तरफ से इसका निर्माण योग हो सकता है और अपने पास प्रोडक्ट बन जाता है। अब अपने को ये देखना है कि इसमें पद कौन सा है, पहला पद कौन सा है, मंद पद, और अपने को पता है अभिक्रिया की दर केवल मंद पद पर निर्भर करती है या स्लो स्टेज पर निर्भर करती है। तो जो पूरी अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया फास्ट होगी या स्लो होगी, वो डिपेंड किस पर करेगी, इस पद की दर पर डिपेंड करेगी, स्लो पद की दर पर डिपेंड करेगी। दूसरी बात, पहले पद में केवल कौन काम आ रहा है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता काम आ रही है, इसलिए हमने क्या कहा था, इसकी कोटि कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि इसमें केवल एल्किल हैलाइड का प्रयोग होता है। दोस्तों समझ में आया, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरे पद की बात करेंगे। पहला तो हमने क्या कहा, अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। दूसरा हमने कहा अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। अब पद नंबर 1 में क्या बना था, कार्बोकेटाइन बना था। पद नंबर 2 में अपने पास कार्बोकेटाइन पर किसका योग हुआ, न्यूक्लियोफाइल का योग हुआ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रकार से हम बात करें नेक्स्ट, अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होगी, 2 में। अब देखो ध्यान देना, जब हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था, मध्यवर्ती यानी पहले पद के दौरान कार्बोकेटाइन बना था, तो हम क्या कहेंगे, मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। अभी हमने कहा कार्बोकेटाइन जो बना, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एल्किल समूह है, इसमें मैंने ये कहा ये कार्बोकेटाइन है, ये अपने पास क्या न्यूक्लियोफाइल है। हमने कहा था न्यूक्लियोफाइल सामने से भी योग कर सकता है और इसके पीछे से भी योग कर सकता है, दोनों दिशाओं में। और इसकी स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रक्चर वो समतलीय होती है। इस काम क्या है, दोनों तरफ से इस पर योग कर लेता है। योग करने से क्या होगा, अगर सामने से हो रहा है तो मैं कहता हूँ माना कि डी रूप बन गया, पीछे से बन गया तो आएगा तो कहेंगे एल रूप बन गया। दोनों का मिश्रण प्राप्त है और दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिश्रण बोलते हैं। तो मध्यवर्ती जो कार्बोकेटाइन है वो रेसिमिक मिश्रण का कार्य या रेसिमिक मिश्रण का निर्माण करता है, रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है।
कौन सा मिश्रण प्राप्त होता है? रेशेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। नंबर इसी प्रकार से नेक्स्ट कहें कि अभी हमने कहा था इसके बाद में अभिक्रिया की क्रियाशीलता या एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता अगर हम देखें, इसमें अपने पास जो SN1 के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है। अपने को समझना है किस प्रकार एल्किल SN1 के प्रति जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता है वो SN1 के प्रति किस प्रकार से है, कौन सा एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील है, कौन सा एल्किल हैलाइड कम क्रियाशील है। तो ये क्रियाशीलता है SN1 के प्रति जो क्रियाशीलता है वो डिपेंड करेगा बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है वो स्थायी बना या कार्बोकेटाइन की प्रकृति कैसी बनी, उस पर डिपेंड करता है। तो कहने का तात्पर्य ये होगा एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। किसके निर्भर करता है? कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। जैसे मान लो मेरे पास है एक तो ये आ गया CH3CH2+, एक तो मेरे पास कार्बोकेटाइन आ गया CH3CH2, यानी अपने पास क्या है कि 2 कार्बन वाला कार्बोकेटाइन प्राप्त हो गया। दूसरा मेरे पास CH3CH और CH3 कार्बोकेटाइन, और तीसरा मेरे पास है CH3 और CH3, और यहाँ पर क्या आ गया? प्लस। तो देखो दोस्तों, अपने को ध्यान देना है कि जो कार्बोकेटाइन है वो 3 प्रकार के हैं। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब कार्बोकेटाइन का स्थायित्व का क्रम है, उस पर डिपेंड करेगा एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। अपने को पता है जो हाइपर कॉन्जुगेशन नियम है या हाइपर कॉन्जुगेशन का सिद्धांत, अतिसंयुग्मन का सिद्धांत है, उसके तहत हम कह सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होता है बजाय किससे? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो इनके स्थायित्व का क्रम ये हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन उससे कम स्टेबल है, और सबसे कम स्टेबल है वो क्या है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इन कार्बोकेटाइनों की क्रियाशीलता यानी स्टेबिलिटी का क्रम ये है, तो हम कहेंगे, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कहेंगे कि जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम वो क्या लिखेंगे? 3 डिग्री का क्या होगा? सबसे ज्यादा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होंगे? SN1 के प्रति ज्यादा क्रियाशील होंगे। उसके बाद में 2 डिग्री होंगे, 2 नंबर पे क्या आएगा? 2 डिग्री है, और उसके बाद में आएगा 1 डिग्री। क्या मैं ऐसा कर दूं? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये इसका क्रम हो जाएगा। किसके प्रति? SN1 के प्रति जो क्या हो जाएगा? इन एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में हम कहें कि 4 पद हो गए अपने पास। पहला पद कोटि का हो गया था, दूसरा पद कितने पदों में था, तीसरा हमने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन की बात की, चौथा हमने रेशमिक मिश्रण की बात की, 5वें पद में हमने कहा कि इनका क्रम क्या है वो बात की। इसके बाद में अपने पास में जो SN1 अभिक्रिया है उसका वेग किस पर डिपेंड करता है, किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो शुरू में हमने कहा था सलो पद पर SN1 का अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग है वो सीधा समानुपाती होगा एल्किल हैलाइड की सांद्रता के। किसकी सांद्रता के समानुपाती है? एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती। मैं ऐसा कह सकता हूं dx/dt है वो सीधा समानुपाती हो जाएगा RS। इसकी सांद्रता ज्यादा है तो इसकी वेग भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसकी सांद्रता कम है तो वेग भी क्या होगा? अभिक्रिया का कम होगा। इस प्रकार से हम SN1 अभिक्रिया के 6 गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। पहला गुण था
इसकी कोटि एक होती है, दूसरा था 2 पदों में संपन्न होता है, तीसरा हमने कहा मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, चौथा हमने कहा रेशमिक मिश्रण बनता है, पांचवा हमने कहा इसका क्रम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है, और छठवां हमने कहा इसका अभिक्रिया का वेग है वो केवल क्या है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है और इसके समानुपाती होता है। अब इस एसएन अभिक्रिया को एक अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, हमारे पास है तीर्थक ब्यूटिल क्लोराइड। तीर्थक ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया अपने को KOH के साथ करवानी है, जलीय KOH के साथ करा, तो तीर्थक ब्यूटिल का सूत्र लिखेंगे, तीर्थक में 3 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे 1, ये तो हो गया 1 2 3 4, ब्यूटिल हो गया, तीर्थक समूह क्या होगा नियो के रूप में है, और यहाँ पर क्या लगाएंगे Cl लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे Cl लगाएंगे। इसकी अभिक्रिया आपको KOH के साथ करवानी है, या मैं ऐसा कहती हूँ इस पर केवल आपको क्या है न्यूक्लियोफाइल का योग करवाना है। ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है, योग करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये अपने को जान के इसकी क्रियाविधि की बात करें। क्रियाविधि अभी हमने कहा 2 पदों में संपन्न होती है। पहला पद नंबर 1, पहले पद में आप क्या बनोगे, आपके पास जो एल्किल हैलाइड है उसमें जो कार्बन हैलोजन बंध है इसका वियोजन करना है, तो पहला पद ये है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 और यहाँ लिखेंगे Cl, और पहले पद में जैसे मान ली इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर क्लोरीन की तरफ स्थानांतरित हो गई, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, एक पर माइनस और एक पर प्लस, और अपने पास क्या कहेंगे हम लिखेंगे CH3 और यहाँ पर प्लस था और साथ में क्या आ गया Cl माइनस। ये क्या बन गया कार्बोकेटाइन, क्या बन गया कार्बोकेटाइन। दोस्तों क्या बना है कार्बोकेटाइन बना, कैसे पता चला अपने को, क्योंकि इसमें क्या है जो बंधित इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है या बंधित इलेक्ट्रॉन है उसका स्थानांतरण क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पहले पद में हमने शुरू में भी कहा था, पहले पद में केवल किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। अब पद नंबर 2, दूसरा पद की बात करें, सेकंड पद सेकंड, हमारे पास क्या बना, मध्यवर्ती क्या बन गया कार्बोकेटाइन। हम इसको यहाँ लिख देते हैं C, यहाँ लिखेंगे CH3, यहाँ CH3 और यहाँ लिखेंगे CH3। ये कार्बोकेटाइन है, ये क्या है दोस्तों कार्बोकेटाइन। अब इस पर आप न्यूक्लियोफाइल का योग करवाना है। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH समूह है, हाइड्रोक्सी समूह क्या है न्यूक्लियोफाइल का कार्य करता है। तो देखो ये क्या है, इसके सामने से अटैक कर सकता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, समतलीय है, सामने से अटैक करेगा तो अपने पास हम लिखेंगे CH3 COH आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इससे यही OH हाइड्रोजन पीछे से अटैक करे, इधर से अटैक करे तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या बनेगा CH3, यहाँ पहले क्या आएगा OH, क्योंकि इधर से अटैक करा पीछे से, तो पहले OH की लिखेंगे कार्बन, यहाँ लिखेंगे CH3, यहाँ लिखेंगे CH3 और यहाँ लिखेंगे CH3। तो देखो इस यौगिक में इन दोनों के गुण मौजूद हैं, इसके द्वारा ये भी बनाया जा सकता है और ये भी बनाया जा सकता है। अब अपने को ये कहना है कि है क्या, इसका विन्यास की बात करें D है या L है, तो देखो अपने पास हम कहें कि ये अपने पास इसका विन्यास की बात करें, ये अपने पास कार्बन है, इस कार्बन से बड़ा समूह इधर हाइड्रोक्सी समूह इस दिशा में रहा, ये कौन सी दिशा है, दाई है या बाई है, ये अपने को देखना है। तो जब भी हम बोर्ड पे लिखना चालू करते हैं बायां भाग होता है, हम बाएं से लिखना चालू करते हैं दाएं पर जाकर खत्म करते हैं। तो ये क्या है कार्बन के कौन से भाग में, दाएं भाग में, दाएं भाग में, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इस कौन सा रूप है, इसका D रूप है या इसका D विन्यास है, इसको क्या बोलेंगे, इसका D विन्यास बोलेंगे। इसी प्रकार से ये कौन से में, बाएं में है, इसको क्या बोलेंगे L विन्यास बोला जाएगा। अब ये देखो इसमें 50% D समावि के गुण मौजूद है और 50% की क्या है L समावि के गुण मौजूद है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रेशमिक मिश्रण बोलेंगे, रेशमिक मिश्रण कहा जाता है। तो अपने से कोई अगर दोस्तों अपने से कोई परिभाषा पूछे कि रेशमिक मिश्रण किसे कहते हैं, अगर इसकी कोई डेफिनेशन पूछ ले रेशमिक मिश्रण किसे कहते हैं, तो आप इसकी परिभाषा बताओगे कि वो यौगिक
वे यौगिक जिसमें क्या है 50% डी समावयवी के गुण हैं और 50% एल समावयवी के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रैसमिक मिश्रण कहा जाता है। तो दोस्तों समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं अच्छा समझ में आया। बार बार देखें इसको। इसके बाद हम बात करेंगे SN1 के बाद में दूसरी बात करेंगे SN2 की बात करेंगे। दूसरी अभिक्रिया है SN2। इसमें अगर SN1 समझ में आया दोस्तों, SN2 में ज्यादा कुछ भी नहीं है, उसी के विपरीत लिखने सारे। कैसे हम लिखेंगे SN2 अभिक्रिया, किसकी बात करेंगे, SN2 अभिक्रिया की बात करेंगे। हम ऐसा कह दूं द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे। अब इसमें आप देखो उसमें कहा जैसे पहले ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 2 लिखे हैं, इसलिए आप पहली बात लिखोगे ही। अब इस प्रकार की अभिक्रिया की कोटि, इस प्रकार की अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। कोटि कितनी होती है दोस्तों, 2। उसमें हमने क्या कहा था, कोटि 1 होती है, इसमें हमने क्या लिखा है, कोटि 2 होती है। अंतर हो गया, पहला डिफरेंस हो गया SN1 और SN2 के बीच में। अगर डिफरेंस तो पहला ही डिफरेंस क्या हो गया, उसकी कोटि 1 होती थी और इसकी कोटि कितनी होती है, 2 होती है। इसी प्रकार से दूसरा पद, उसमें हमने कहा था 2 पदों में संपन्न होती है अभिक्रिया, और यहाँ क्या लिखी उसका विपरीत, अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है, एक में। और उसमें SN1 में हमने क्या था, 2 पदों में। यहाँ क्या है, एक पद में संपन्न होती है। वो देखो हमने इसका एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए मेरे पास ये CH3Cl है, Cl नहीं, चलो हेलोजन लेते हैं, कोई भी XYZ जो भी हेलोजन वो ले लेते हैं। मैथिल हैलाइड है, इस पर आपको योग करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का योग करवाना है, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का योग करवाना है। तो देखो अपने पास एक पद में अभिक्रिया संपन्न होगी। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा इधर से, तो यहाँ ऋणात्मक समूह मौजूद है, बंध का विरोध ऋणात्मक, तो विद्युत ऋणी परमाणु और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन युक्त समूह है, तो दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिक्रिया। इसलिए क्या होगा, पीछे से अटैक करेगा, इसके सामने से अटैक नहीं करेगा, इधर से करेगा, पीछे से अटैक करेगा। तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास ये कार्बन था, यहां मैं लिखूंगा H, यहां मैंने लिखा H, यहां भी H लिखा, यहां इससे OH जुड़ा हुआ है, और यहां क्या होगा, पीछे क्या जुड़ेगा, यहां इससे क्या जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा हुआ है, और पीछे अटैक कौन कर रहा है, OH। हम लिखेंगे OH इससे अटैक करेगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें हैलोजन भी और हाइड्रोक्सी समूह या जो न्यूक्लियोफाइल समूह है वो दोनों जुड़े हुए होते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसका जो लाइफ टाइम या मैं जीवन काल है वो 1 सेकंड का कुछ अंश के बराबर होता है। ये इतना सा बहुत कम समय के लिए संभव है। इस कंडीशन में क्या है, अनस्टेबल है, इसकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए एस तुरंत क्या हो जाएगा, जो हैलोजन है उसका तो प्रतिस्थापन हो जाएगा और इसमें न्यूक्लियोफाइल समूह आसानी से जुड़ जाता है। अब दोस्तों अपने को एक छोटी सी बात समझ लीजिए, इसमें OH किधर आया, पीछे की तरफ आया, इसमें हैलोजन कहाँ था, सामने था। मैं ऐसा कहूं इस कार्बन के कौन सी दिशा में था, सामने था, सामने दाया, तो ये कौन सा है, डी रूप हो जाएगा। अब इसमें कौन सा है, पीछे आ गया, तो कौन सा आएगा, बाया रूप पे क्या हो गया, एल। तो विन्यास में बदलाव आ गया, और विन्यास में बदलाव की इस प्रक्रिया को वोल्डन प्रतिपन्न कहा जाता है। विन्यास में बदलाव की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वोल्डन प्रतिपन्न कहा जाता है। कहने का तात्पर्य हम बात करें अभिक्रिया में क्या होता है, मध्यवर्ती के स्थान पर, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन के स्थान पर क्या बनेगा, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो हम क्या लिखेंगे, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। अब ये देखो संक्रमण अवस्था स्थायी थोड़ी है, अस्थायी है, बहुत कम समय के लिए। दूसरी बात हमने उसमें कहा रेशमिक मिश्रण, और इसमें क्या है, ये तो डी रूप है और ये कौन सा है, एल रूप है। तो क्या होगा, डी से एल में बदल गया। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, विन्यास में परिवर्तन। मैं ऐसा कह दूं, अभिकारक
वह उत्पाद में बदलाव अभिकारक के विन्यास में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात अभिकारक और उत्पाद का विन्यास सेम नहीं होता है। इस प्रक्रिया को वोल्टन प्रदीपन कहते हैं। इसको बोलेंगे वोल्टन प्रदीपन कहा जाता है। वोल्टन प्रदीपन कहा जाता है। इसके बाद 4 पद हो गए। इसकी कोटि कितनी होगी? 2 पद हो गए। एक इसकी ये क्रिया विधि संक्रमणावस्था का निर्माण हो गया। इसके बाद हमने वोल्टन प्रदीपन की बात कर ली। इसके बाद में दोस्तों अपने को देखना है कर्म क्या होगा, इसकी क्रियाशीलता का कर्म क्या होगा। अभी हमने कहा एसन 1 में कर्म लिखा था 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का सबसे कम। लेकिन एसन 2 में उसके विपरीत होता है। कर्म है वो क्या होगा? 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उसका कर्म सबसे ज्यादा होगा, उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में ये होगा और सबके लास्ट में अपने पास 3 डिग्री का होगा, यानी उसके जस्ट विपरीत, पूरा विपरीत है। अब ध्यान देना ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो 3 डिग्री में इस कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए हैं। तीनों क्या करेंगे? प्लस आई प्रभाव दर्शाएंगे। प्लस आई प्रभाव के कारण इस बंध में ध्रुवता बढ़ जाती है। इस बंध की ध्रुवता बढ़ जाती है और बंध के इलेक्ट्रॉन आसानी से हैलोजन की तरफ स्थानांतरित होते हैं और कार्बोकेटायन का निर्माण हो जाता है। लेकिन यहाँ अपने पास एल्किल समूह की संख्या कम है, एल्किल समूह बहुत कम होते हैं, इसलिए क्या बंध की ध्रुवता में कमी आती है, इसलिए बंध आसानी से वियोजित नहीं होता है और इसलिए अभिक्रिया ज्यादा प्रदर्शित करता है। संक्रमणावस्था का फॉर्मेशन बनने की संभावना ज्यादा होती है। इसके बाद हम बात करें कि अभी हमने कहा अभिक्रिया के बात कही, इसके बाद कर्म अपना क्या हो गया? ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये अपने पास इसका कर्म हो गया। अब इसके बाद चर्चा करें आगे हम अभिक्रिया का भी। अभिक्रिया का वेग सीधा समानुपाती एल्किल हैलाइड की सांद्रता प्लस न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता। अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड कर रहा है? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर भी डिपेंड कर रहा है। दोनों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो कितने पदों पर निर्भर कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल पर भी हो रहा है और एल्किल हैलाइड में 2 पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसकी कोटि कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है दोस्तों, अपने पास SN1 और SN2 की बात हो गई। अब अपने से कोई सवाल पूछ ले कि सर जरा बताना SN1 और SN2 में क्या अंतर होते हैं। अधिकतर सवाल आ जाता है, 4 अंतर पूछ लेता है, कभी 2 अंतर पूछ लेता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में अंतर की बात करेंगे। अपना टॉपिक है SN1 और SN2, इसमें हम बात करेंगे SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों ध्यान देना, कभी भी अंतर का सवाल आए, अंतर पूछा जाए तो आपको एक इंडेक्स बनानी है, एक टेबल बनानी है। एक तरफ ए का नाम लिखना है, एक तरफ ए का नाम लिखना है, फिर अंतर लिखना है, ताकि कॉपी चेक करने में सुविधा रहे, एग्जाम में पढ़ने में सुविधा रहे। इसलिए अपने पास क्या करेंगे, हम इसको 2 भागों में एक टेबल बना लेंगे, 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ हम लिख लेते हैं SN1 और एक तरफ लिख लेते हैं SN2। ये तो SN1 का कॉलम हो गया और ये SN2 का कॉलम हो गया। अब वे बारी बारी से सारी बातें लिखते हैं। इसकी कोटि कितनी होती है, शॉर्ट में लिख लेंगे। कोटि कितनी होती है, इसकी कोटि कितनी होती है 1, और इसकी कोटि कितनी होती है, इसकी कोटि होती है 2। दूसरी बात हम लिखेंगे कितने पदों में संपन्न होती है, हम लिखेंगे 2 पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। और ये हम कहेंगे कि एक पद में संपन्न होती है। ये कितने पदों में संपन्न होगी, 1 पद में, और ये कितने पदों में, 2 पदों में। ये तो दोनों सरल है और गलती यही होने की संभावना है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, ये तो उठाकर इधर लिख देते हैं, ये इधर लिख देते हैं, ये इधर और ये इधर, जो क्या है थोड़ी सी मिस्टेक होती है, पूरा गलत हो जाता है। तीसरी बात अगर हम कहें, इसमें मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है।
मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। इसमें क्या बनता है, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है। और इसमें हमने कहेंगे तीसरा, ये हमने कहा था इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसी प्रकार से 4 नंबर जो अंतर हम कहेंगे, क्रम लिख देते हैं। क्रियाशीलता का क्रम हम लिखेंगे, क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम। दोस्तों क्रियाशीलता क्रम अभी हमने पढ़ा था, ऐसा मन में हमने पढ़ा था 3 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, 2 डिग्री क्रियाशीलता उससे कम होती है और 1 डिग्री क्रियाशीलता उससे भी कम होती है। अब यहां भी क्रम लिखें तो हम लिखेंगे क्रियाशीलता का क्रम इसमें क्या होगा, 1 डिग्री की सबसे ज्यादा, 2 डिग्री की और सबसे कम 3 डिग्री क्रियाशीलता होती है। इसी प्रकार से हम बात करें अभिक्रिया के वेग की बात करें, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग यानी dx/dt किसके समानुपाती है, केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती है। और यहां हम बात करें अभिक्रिया का वेग तो अपने पास यहां लिखें dx/dt समानुपाती होगा r अक्ष और यहां हम लिखेंगे न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। 6 नंबर हम बात करें तो हम कहेंगे, यहां हमने कहा था रेसेमिक मिश्रण का निर्माण होता है, रेसेमिक मिश्रण का निर्माण होता है और यहां हमने लिखा था रेशमिक मिश्रण नहीं बनता है, यहाँ तो रेशमिक मिश्रण बनता है। और SN2 में क्या बना था, वोल्डन प्रतिबंध होता है, वोल्डन प्रतिबंध होता है। ठीक है दोस्तों, ये इनमें क्या हो गए 6 अंतर, लेकिन अपने परीक्षा में अधिकतम 4 अंतर पूछता है। अगर ऐसी कंडीशन में अपने को अंतर लिखने हो और अपने अगला पूरा नंबर दे, इसलिए अपने को सबसे पहला अंतर तो चाहो ये लिखना है, फिर ये लिखना है और फिर अपने को रेशमिक मिश्रण वाला और एक विद्युत पद वाला, ताकि अपने पूरे नंबर आने की संभावना होती है। बाकी लिखोगे सारे सही हैं, लेकिन फिर भी हम कहें कि अगर अपने को शॉर्ट में अच्छा चीज लिखनी हो, परफेक्ट चीज लिखनी हो, तो हम ये अंतर लिखें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। ये जो SN1 और SN2 है ये समझ में आई होगी, दोनों के बीच में अंतर समझ में आए होंगे। आप वीडियो को ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।